दोस्तों, परिणाम प्राप्त न हो तो लोग आपकी कोशिशों पर भी हंसते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे छात्र, उनकी परीक्षाएं निकट होती हैं, उसके बावजूद भी वो सामाजिक बने रहते हैं। और यही समाज असफल होने पर सबसे ज़्यादा उन्हें दुत्कारता है। अब यहाँ पर एक बात का मंथन आप ज़रूर कर लेना। सबसे पहले आपके लिए आपका करियर है या फिर आपका समाज। जबकि समाज ये पद और प्रतिष्ठा के आधार पर आपको स्थापित करता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हिस्ट्री विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज 13 दिसंबर है और दिन रविवार का है। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। तो कोटेशन होगा कि कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणाम को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जिस खबर की, वो ये है कि एलटी ग्रेड की हिंदी की फाइलें इसी माह निदेशालय भेज दी जाएंगी। और एक माह पहले जो सत्यापन का कार्य है वो पूरा हो चुका है। 1433 पदों पर भर्ती के लिए 2.5 साल पहले आयोजित की गई थी परीक्षा। तो काफ़ी लंबे समय के बाद अब इस पर नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। तो दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी फाइलें इसी माह माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी जाएंगी। हालांकि फाइलें पहले ही निदेशालय को मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अर्हता के विवाद और अन्य कारणों से फाइलें आयोग में अटकी रह गई थी। आयोग के अफसरों का कहना है कि दिसंबर के अंत तक फाइलें निदेशालय को भेजे जाने की तैयारी है। इसके बाद निदेशालय स्तर से ही चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित होंगे और नियुक्ति पत्र मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि इस महीने के अंत तक अब जो नियुक्ति पत्र का वितरण का कार्य है वो भी शुरू हो सकता है। हिंदी में एलटी ग्रेड शिक्षक के कुल 1433 पद थे, जिनमें 1431 पदों पर अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया गया था। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है। देखिए, बहुत इन शार्ट में मैं आपको सारी न्यूज़ देता हूँ। जो काम की न्यूज़ होती है वही भी आपको मिलती है, तो थोड़ा सा समय आप लोग दिया करेंगे तो बिल्कुल आप लोग अपडेट रहा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली न्यूज़ पर। तो न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि एडेड कॉलेजों के कर्मचारियों पर लागू होंगे पुराने नियम। अब यहाँ पर आउटसोर्सिंग का शासनादेश हाई कोर्ट से रद्द होने के बाद डीआईयूएस नहीं रोक सकते वित्तीय अनुमोदन। तो देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट एडेड कॉलेजों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर पुराने नियम ही लागू होंगे। कर्मचारियों की नियुक्तियां आउटसोर्सिंग से करने और नियमित नियुक्ति पर रोक लगाने का शासनादेश हाई कोर्ट से पहले ही रद्द हो चुका है। इस स्थिति में नियुक्तियां पुराने नियमों से होंगी और संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक इसके लिए वित्तीय अनुमोदन भी देने के लिए बाध्य हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो चपरासी के चतुर्थ ग्रेड होते हैं जो पद, जैसे कि चपरासी वगैरह, उसी के लिए बात हो रही है। कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती को याची को वित्तीय अनुमोदन देने पर 1 माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने देवराज नारंग की याचिका पर दिया है। तो ये डीआईओएस ने यह कहते हुए वित्तीय अनुमोदन देने से इनकार कर दिया था कि राज्य सरकार ने 6 जनवरी 11 के शासनादेश से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगा रखी है। अब इन पदों को आउटसोर्सिंग से भरा जाएगा। याची अधिवक्ता का कहना था कि यह शासनादेश हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है और याची की नियुक्ति नियमानुसार प्रक्रिया के तहत की गई है। उसकी नियुक्ति वैध है, वह वेतन पाने का हकदार है। सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि सरकार ने नियुक्ति पर रोक लगाई है, इसीलिए अधिकारी वित्तीय अनुमोदन नहीं दे सकते। इस पर कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति पर रोक का शासनादेश रद्द कर दिया गया है, निरीक्षक वित्तीय अनुमोदन देने से इनकार नहीं कर सकते। तो ये जो पूरा मैटर है ये चतुर्थ ग्रेड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षक और प्रधानाचार्य के पदों पर जो भर्ती होगी उसके लिए एक लिखित परीक्षा होगी, उस पर जो है अब प्रबंध तंत्र के द्वारा भर्ती नहीं की जाएगी। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा, जिसको आप क्रेट कहते हैं, तो पीएचडी में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को फिलहाल नए साल का इंतजार करना होगा। उम्मीद है कि जनवरी के पहले सप्ताह में प्रयागराज के 13 केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में प्रवेश परीक्षा होगी और प्रवेश प्रकोष्ठ ने तैयारी भी शुरू कर दी है। तो पीएचडी करना है आपको तो थोड़ा सा आपको अभी इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कुल 634 सीटों में 172 इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बाकी सीटों पर कॉलेजों में प्रवेश दिया जाएगा। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि कुल 634 सीटें हैं, जिसमें 172 विश्वविद्यालय में हैं, बाकी की सीटें जो हैं वो कॉलेजों में होंगी। 5 सितंबर तक कुल 1013 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और 6551 ने अंतिम तौर पर आवेदन फॉर्म सबमिट किया था। तो अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा इसके लिए आपको जनवरी तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर ये है कि शिक्षक भर्ती में त्रुटि सुधार के
शासनादेश से लाभ का ब्यौरा तलब किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर खबर ये है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि सुधार का प्रकरण तूल पकड़ गया है। हाई कोर्ट ने भी बेसिक शिक्षा विभाग से पूछा है कि 4 दिसंबर को जारी शासनादेश से कितने अभ्यर्थियों को लाभ होगा और कितनों को बाहर किया जा रहा है। इस पर परिषद ने सभी जिलों से ब्यौरा तलब किया है। अगली जो सुनवाई है वो मतलब अगली 14 दिसंबर को सुनवाई होनी है। ठीक है, तो त्रुटि सुधार की मांग करने वाले अभ्यर्थियों ने पहले परिषद मुख्यालय पर फिर लखनऊ में प्रदर्शन किया। इसके अलावा कोई भी आवेदन पत्र में संशोधन को मान्य करने की गुहार लगाई जा रही है कोर्ट में। इस बीच शासन ने 4 दिसंबर को त्रुटि सुधार के लिए विस्तृत शासनादेश जारी किया था। इसमें बीएसए को निर्देश दिया गया था कि फला को मान्य और आवेदन पत्र में अधिक अंक और कम पूर्णांक आदि दर्ज करने वालों की नियुक्ति रद्द की जाए। इसको लेकर भी प्रदर्शन हुआ था। तो ये पूरा जो मैटर है उसको आप समझ रहे होंगे। इस पर मैं लगातार आपको अपडेट देता रहता हूँ। और कल मिलेगा चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के छूटे और त्रुटि संशोधन कराने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का एक मौका और दिया गया था। गुरुवार को मात्र 2 अभ्यर्थियों ने प्रयागराज में काउंसलिंग करवाई, जबकि त्रुटि सुधार के लिए आवेदन करने वाले 80 अभ्यर्थी रहे। जिला चयन समिति के समक्ष सभी मामले रखे गए हैं। बीएसए संजय कुशवाहा ने बताया कि समिति ने शासन के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकरण पर विचार किए हैं। कई अभ्यर्थी शनिवार को नियुक्ति पत्र लेने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे थे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चौथी काउंसलिंग को लेकर आप लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं कि चौथी काउंसलिंग कब से होगी। तो दोस्तों अभी तक चौथी काउंसलिंग के बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं मिल रही है कि ये काउंसलिंग कब होगी, कितने पदों पर होगी, क्योंकि अभी कितने पद रिक्त हैं यही डेटा क्लियर नहीं हो पाया है। तो यही वजह है कि चौथी काउंसलिंग के बारे में अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। और हालांकि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही कोई सही न्यूज़ मिलती है हम तुरंत आपको अपडेट करेंगे। चौथी काउंसलिंग होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करेगा रिक्त पदों की संख्या पर। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी अपना पेशेंस जो है वो बनाए रखें। नई शिक्षक भर्ती भी आने वाली है, तैयारी अपनी आप चरम पर रखें। सुपर टेट के लिए आज से आपको जो है क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी इसी चैनल पर। तो सुपर टेट के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक जूनियर टेट क्वालिफाई नहीं किया है तो संबंधित प्रश्न आपके लिए जूनियर टेट में भी और सी टेट में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और तैयारी बहुत शानदार तरीके से कीजिए, बिल्कुल फ्री में, कहीं अलग चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और दोस्तों रेल मंत्रालय ने ये एक नोटिस जारी किया है। भारतीय रेल में नौकरी दिलाने का वादा करने वाले धोखेबाजों से सतर्क रहें। और आपको जो यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है कि भारतीय रेल को कई शिकायतें मिल रही हैं जिसमें नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों और आम जनता को भारतीय रेल में नौकरी दिलवाने के झूठे वादे, प्रभाव धन और अनुचित साधनों के साथ फर्जी नियुक्ति पत्रों के साथ धोखा दिया गया है। तो ज़्यादातर मामलों में धोखेबाजों ने रेलवे बोर्ड, रेलवे भर्ती एजेंसीज, रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती सेल्स, जोनल रेलवे कार्यालयों में परिचितों का दावा करके पीड़ितों को धोखा दिया है। इसके अलावा साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी वेबसाइटें भी बनाई जा रही हैं ताकि इच्छुक उम्मीदवारों को उनके आवेदन शुल्क का धोखा दिया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ऐसे लोगों के फंदे में नहीं आना है। रेलवे भर्ती एजेंसीज यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी, रेलवे भर्ती सेल्स यानी कि आरआरसी में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत है। चयन पूरी तरह से उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर किया जाता है। रेलवे भर्ती एजेंसीज कभी भी किसी एजेंट या चालू कोचिंग सेंटर को नियुक्त नहीं करते हैं। केवल आरआरबी और आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइटों और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन ही प्रमाणित है। यानी कि कोई अगर आपको ऐसा नोटिफिकेशन दिखाता है जिसे आपने कभी नहीं देखा है तो उसको तो बिल्कुल भी ना दे भरोसा करें आप। उम्मीदवारों को वेबसाइट की स्पेलिंग की सूक्ष्मता से जांच करने की सलाह दी है, क्योंकि थोड़ा सा ही हेरफेर करके एक नई वेबसाइट क्रिएट कर दी जाती है। और रेलवे भर्ती एजेंसीज की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर ही जाएं, रोजगार समाचार पत्र देखें अगर आपको जॉब करनी है। और यहाँ पर मिला जुला कर यही बात कही जा रही है कि लालच में ना आए, क्योंकि लालच हमेशा आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। भारत निर्वाचन आयोग, तो यहाँ पर देखेंगे तो दिनांक 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक लोकसभा या विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकरण कराने के लिए सूचना जारी की गई है। तो अगर आप भारतीय नागरिक हैं और आपकी उम्र जो है 18 वर्ष हो चुकी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए कई मेथड हैं। निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए फॉर्म 6 होता है। किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए फॉर्म 6A होता है।
निर्वाचक नामावली से नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 डाला जाता है। जैसे आपने लोकेशन बदल लिया है तो आप फॉर्म 7 डालेंगे। निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों की शुद्धि के लिए फॉर्म 8 होता है। नाम वाम में गड़बड़ी है तो आप फॉर्म 8 डालेंगे। और एक निर्वाचन क्षेत्र में निवास स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए फॉर्म 8A डाला जाता है। तो ये है फार्मों के बारे में पूरी जानकारी। तो अगर आप मतदाता सूची में कोई बदलाव चाहते हैं तो आप ये जो विकल्प हैं इसका उपयोग आप कर सकते हैं। और ये जो सेवाएं हैं वो आपको मिल जाएंगी इस वेबसाइट पर voterportal.eci.gov.in पर। अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वोटर आईडी नंबर या फेसबुक, जीमेल, ट्विटर या लिंक्डइन द्वारा लॉगिन करें और आप जो है ये जो फॉर्म है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और आवेदन की जो सामान्य व्यवस्था है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो संक्षिप्त पुनरीक्षण की अवधि में सभी फॉर्म आपके जो BLO होते हैं, बूथ लेवल अधिकारी, या जो संबंधित अधिकारी हैं तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र, जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से, या वेबसाइट पर आइए www.ceouttarpradesh.nic.in। यहाँ पर आप डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं आवेदन। और संबंधित फार्मों पर अपना आवेदन फोटो, पता, जन्मतिथि के प्रमाण सहित या तो आप पोलिंग बूथ के बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा कर दें या तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र पर या तहसील के उप जिलाधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में। तो यहाँ पर जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जाना है आपको। तो मैं आपको इसलिए सूचित कर रहा हूँ क्योंकि निर्वाचन कार्ड आपके लिए काफ़ी ज़रूरी भी होता है। तमाम योजनाएं ऐसी हैं जहाँ पर वोटर ID कार्ड के माध्यम से आपको जो है सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। दोस्तों, आवाज़ में थोड़ी सी आपको कड़क देखने को मिल रही होगी क्योंकि ज़ुकाम हुआ है, तो इसके लिए तो सॉरी आप लोगों से। लेकिन मैं लगातार कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों तक सही सूचनाएं पहुँचें और सही समय पर पहुँचें। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पर आप लोग बने रहें और चैनल के प्रति अपना प्यार आप लोग दिखाते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी आप लोग कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।